Hello and very good morning students. As you all know, today I am going to continue chapter number 16, State Government of class 7th, and this is from the civics portion. In our last class we had discussed about the union list, state list, concurrent list, residuary list, the Vidhan Mandal, and in today's class we will continue with the Legislative Assembly of Madhya Pradesh. Before starting our video, I have a request to you guys that अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे क्या होगा, इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। The Constitution has specified the number of members in the state legislative assembly. The maximum number is 500 and the minimum is 60. In the smaller states of Sikkim and Pondicherry, the number are 40 and 30 respectively. अब हम मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संविधान ने ऑलरेडी विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है उसको निश्चित कर दिया है। ये जो संख्या है मैक्सिमम 500 विधानसभा मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 60 मेंबर्स हो सकते हैं। सिक्किम और पौंडीचेरी ये जो दो छोटे स्टेट्स हैं, इसमें जैसे सिक्किम में 40 मेंबर्स हो सकते हैं और पौंडीचेरी में 30 मेंबर्स हो सकते हैं। द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश इज़ 230. Prior to the formation of छत्तीसगढ़ स्टेट दिस नंबर वॉज 320. अब हम मध्य प्रदेश के विधानसभा मेंबर्स के बारे में बात करते हैं तो ये करेंटली 230 मेंबर्स हो सकते हैं। और जब हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो उस समय ये जो नंबर है ये 320 थे। As per the Constitution, the scheduled caste and scheduled tribes residing in the states have reservations. The members of the Vidhan Sabha are known as MLAs or member of the Legislative Assembly. Now, according to our Constitution, SC and ST scheduled caste और scheduled tribe को reservations दिए गए हैं, मतलब इनके लिए विधानसभा में सीट्स रिजर्व करी हुई हैं। और विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो MLAs कहलाते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं या विधायक कहलाते हैं। आई थिंक विधायक वर्ड से आप लोग काफ़ी फैमिलियर होंगे। हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MLA आर एज फॉलोज। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. ही मस्ट हैव completed the age of 25 years. He must not hold any post of profit under the state or central government. He must not mentally unstable or bankrupt. Now let's see MLA की पोस्ट के लिए या विधायक की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए। तो पहली क्वालिफ़िकेशन तो ये है कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए या भारतीय होना चाहिए। सेकेंड ये है कि उसकी एज 25 ईयर्स या 25 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। थर्ड क्वालिफ़िकेशन ये है कि वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। और फोर्थ ये है कि वो मेंटली अनस्टेबल या बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि मेंटली एंड फाइनेंशियली दोनों तरीके से वो फिट होना चाहिए। द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ MLAs फॉर फॉर्मेशन ऑफ विधानसभा। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विधानसभा आर इलेक्टेड इन सच अ वे दैट the 230 seats are proportionately represented. A person is elected from more than one constituency, he will have to resign from the rest, retaining only one seat. If there is a controversy about the election of any candidate, then petition can be filed in High Court. After accepting the petition, the High Court gives its verdict. It can also be against the candidate. A person can appeal to Supreme Court if the verdict goes against him. The verdict of the Supreme Court is final. Now विधानसभा के फॉर्मेशन के लिए MLAs की इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। अभी देखिए होता क्या है कि हमारे मध्य प्रदेश में जैसे 230 सीट्स हैं, 230 विधायक हो सकते हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश को एक रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है पॉपुलेशन के आधार पर और इन 230 मेंबर्स को मतलब एक एक एरिया दे दिया गया है। इस तरीके से ये
रिप्रेजेंटेशन होती है एमएलएस की। और अगर कोई पर्सन एक जगह से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से और अगर दो क्षेत्रों से, एक से ज़्यादा क्षेत्रों से विधायक बन जाता है तो उसको अपनी एक एरिया से रिज़ाइन करना पड़ेगा और वो सिर्फ एक ही एरिया में विधायक बन के रह सकता है। और अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है किसी कैंडिडेट के इलेक्शन में, किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, तो हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जा सकती है। जब हाई कोर्ट इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना वर्डिक्ट दे देते हैं, रिज़ल्ट दे देते हैं, तो अब रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। वो कैंडिडेट के सपोर्ट में भी हो सकता है और कैंडिडेट के अगेंस्ट में भी हो सकता है। और अगर किसी को वर्डिक्ट पसंद नहीं आती है, रिज़ल्ट पसंद नहीं आता है, तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में आगे भी अपील कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से जो वर्डिक्ट आएगी वो फाइनल रिज़ल्ट होता है और उसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। इलेक्शन प्रोसेस। The Election Commission of India, in consultation with the central and state government, issues a notification in which the dates of the election are declared. The date for filing the nomination forms, withdrawal of names, dates of voting and counting are made public. The voting takes place under the guidance of the Election Commission. When the Election Commission declares the list of the elected representatives, then the Vidhan Sabha is formed. नाउ एमएलएस की इलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है? इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करते हैं और उसके बाद में ये नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि इस डेट को इलेक्शन होंगे और इस डेट को रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे। उसके अलावा नॉमिनेशन फॉर्म को फाइल करने की डेट, विड्रॉल अपने नाम को वापस लेना, मतलब कि आपने ऑलरेडी नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है, अब आप कह रहे हो कि हमें नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो विड्रॉल नेम्स करना। उसके बाद में कौन से दिन वोटिंग होगी और कौन से दिन काउंटिंग होगी, ये सारी चीज़ें पब्लिक को बताने वाली डेट्स भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बताती है। इसके बाद जो वोटिंग होती है वो इलेक्शन कमीशन के गाइडेंस में ही होती है, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एमएलएस के इलेक्शन के लिए। और जब इलेक्शन कमीशन इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि कौन मेंबर्स इलेक्टेड हुए हैं, तो इसके बाद में विधानसभा फॉर्म हो जाती है, बन जाती है। टर्म ऑफ विधानसभा। The term of Vidhan Sabha is 5 years. In case of an emergency, the governor uses his discretionary powers and can ask the president to dissolve the assembly. The Council of Ministers of State can also ask the governor to dissolve the state assembly. Now विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो विधानसभा की टर्म जो है वो 5 years की होती है या इसका कार्यकाल 5 साल तक होता है। और किसी इमरजेंसी के टाइम पर या किसी संकटकालीन स्थिति के टाइम पर गवर्नर अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स का यूज़ कर सकते हैं और प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप असेंबली को डिसॉल्व कर दीजिए या विधानसभा को आप भंग कर दीजिए। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग भी गवर्नर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए या भंग कर दिया जाए। The Legislative Assembly or the Vidhan Sabha has one speaker, 2 deputy speaker. The speaker conducts the business of the state Vidhan Sabha. It is the speaker's duty to maintain discipline in the house. The deputy speaker discharges duties in the absence of the speaker. अब देखिए, विधानसभा में एक स्पीकर होते हैं और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं। मेन जो हेड होता है विधानसभा का वो स्पीकर होता है और स्पीकर की ही ड्यूटी होती है कि वो हाउस के डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखे। और कभी अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं होते हैं या एब्सेंट होते हैं तो उस समय पर उनका काम जो है वो डिप्टी स्पीकर संभालते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ विधानसभा। देयर आर 2 मेन फंक्शंस ऑफ विधानसभा। फर्स्ट, टू मेक लॉज, सेकेंड, टू पास द बजट। अब विधानसभा के क्या पावर्स और क्या फंक्शंस होते हैं? बेसिकली 2 मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो होता है कि ये लॉज को बनाते हैं, कानून को बनाते हैं, और दूसरा ये होता है कि ये बजट को पास करते हैं। However, the another important function, public welfare.
Through various medium information regarding public policies and departmental proceedings, the member of Vidhan Sabha perform these functions through the process of asking questions. The member of the ruling party or the opposition can ask questions as per the norms and government has to answer them. अब इन दोनों काम के अलावा एक और काम होता है पब्लिक वेलफेयर, मतलब कि जनता के लिए काम करना। अब उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ये लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बनाते हैं, डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। उसके बाद में विधानसभा में भी कुछ फंक्शंस होते हैं। विधानसभा में ये क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उससे आप सवाल कर सकते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने ये काम किया तो कितना किया, ये सारे सवाल वहाँ पर होते हैं। और उसके अलावा अपोजिशन भी सवाल कर सकती है और रूलिंग पार्टी भी सवाल कर सकती है, और इस तरीके से ये लोग पब्लिक वेलफेयर का काम करते हैं। The Vidhan Sabha controls the work of government departments so that the government does not become despotic towards any one group or may not take any step which is against the welfare of the people at large. The Vidhan Sabha members do this through various motion like stop work motion, calling attention motion, by asking questions, proposal to make a cut in the budget, etc. If a serious situation occurs, then no confidence motion can also be presented against the government. नाउ अब ये जो गवर्नमेंट होती है इस पर विधानसभा का कंट्रोल होता है। अब आप लोग जैसे जानते हैं कि विधानसभा में वो पार्टी भी होती है जो खुद गवर्नमेंट में है, और वो पार्टी भी होती है जो गवर्नमेंट में नहीं है या अपोजिशन पार्टी है। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है, इसका मेन काम ये होता है कि गवर्नमेंट पर नज़र बनाए रखे और इसको थोड़ा कंट्रोल में रखे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर का मिसयूज़ करे और कुछ ऐसे काम कर दे जिससे कि लोगों को नुकसान हो या लोगों को फ़ायदा ना हो। तो इसके लिए जो अपोजिशन पार्टी है ये काफ़ी अच्छे से काम करती है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ मोशंस होते हैं, जैसे स्टॉप वर्क मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, आस्किंग क्वेश्चन मोशन या प्रपोजल टू मेक आ कट इन बजट। मतलब कि ये मीटिंग्स वगैरह बुला सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं, बजट के बारे में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली रोका टोकी ये लोग गवर्नमेंट को करते रहते हैं। और अगर ज़्यादा ही इनको सीरियस सिचुएशन लगती है कि गवर्नमेंट अपनी कुछ ज़्यादा ही मनमानी करने लगी है, तो उस समय पर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करवा सकते हैं या बुला सकते हैं, या इसको हिंदी में अविश्वास प्रस्ताव भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल काम करने लायक नहीं है। फॉर्मुलेटिंग लॉज। द विधानसभा हैज़ द राइट टू मेक लॉज ऑन ऑल the 62 subjects given in the state list. It makes laws as per the requirement of the state on these subjects. An intensive debate is conducted on the bill proposed by the government. After discussion, the House passes the bill. After the bill is passed in the House, it is sent to the governor for assent. If the governor so decides, he can send it to President for consideration. After the signature of the governor or the President, the bill becomes a law. नाउ अब हमारे स्टेट में लॉ कैसे फॉर्मुलेट होता है या कानून कैसे बनाया जाता है। जिस तरीके की प्रोसेस हमने पार्लियामेंट की पढ़ी थी, याद है आपको कि लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होता था, डिबेट होती थी, उसके बाद में ये प्रेसिडेंट के पास जाता था, साइन होता था और बिल बन जाता था। तो वैसे ही कुछ प्रोसेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में भी होती है। यहाँ पर क्या होता है कि विधानसभा में डिबेट होती है, बिल को पास कराया जाता है, और उसके बाद बिल जो है पास होने के बाद में ये गवर्नर के पास जाता है। अब गवर्नर की अगर इच्छा होती है कि मुझे ये प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड करना है इस बिल को, तो कर सकता है, और नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। और लास्ट में प्रेसिडेंट का या गवर्नर का साइन होने के बाद में ये जो बिल है ये लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। Financial functions. The Vidhan Sabha controls the finances of the state. Money is required to execute the policies framed by the government. For this purpose, every year a budget is prepared which deals with income and expenditure and is presented in the Vidhan Sabha. After it is passed in the assembly, it is sent to the governor for his assent. All the financial work is executed after this. The finance minister in the house presents the financial bill.
अब इसके बाद में देखते हैं कि स्टेट का फाइनेंशियल फंक्शन कैसे होता है, मतलब कि पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं। तो विधानसभा का पूरा कंट्रोल रहता है स्टेट के फाइनेंसेस के ऊपर, क्योंकि किसी भी सरकार को चलाने के लिए या पॉलिसीज़ को बनाने के लिए या पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत तो होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक बजट बनाती है। उस बजट में जो भी इनकम और जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे होते हैं, जो भी हमारी कमाई धमाई गवर्नमेंट की हुई रहती है, तो वो सब उसमें लिखा रहता है और इसको विधानसभा में प्रेजेंट किया जाता है। और जब ये असेंबली में पास हो जाता है, विधानसभा में पास हो जाता है, तो ये फाइनली गवर्नर के साइन के लिए चला जाता है। और इसके बाद जब गवर्नर के साइन हो जाते हैं इस बजट पर, उसके बाद ही फाइनेंशियल वर्क जो है सारे इसके बाद ही किए जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो फाइनेंशियल बिल को प्रेजेंट करते हैं हाउस में। विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, द स्टेट्स विच हैव टू हाउसेस, दैट द गवर्नर, Vidhan Parishad and Vidhan Sabha are collectively called Vidhan Mandal. At present, Bihar, Karnataka, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir and Maharashtra have Vidhan Mandal. There is no such house in Madhya Pradesh. The Vidhan Sabha is called the first or lower house and Vidhan Parishad is called the second or upper house. Now after studying about विधान सभा, अब हम विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ स्टेट्स में 2 हाउस होते हैं और वहाँ पर गवर्नर, विधान परिषद और विधान सभा को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है विधानमंडल। विधानमंडल कहा जाता है। अभी की अगर हम बात करें तो बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र में विधानमंडल है। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई हाउस नहीं है, एक ही हाउस है, दैट इज़ विधानसभा। और जो विधानसभा है वो फर्स्ट या लोअर हाउस कहलाता है और विधान परिषद जो है वो सेकंड या अपर हाउस कहलाता है। स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर। आई होप आप सबको समझ में आ भी गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।